सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा। हैं जी? ओके, चेंज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। दिखाओ जरा। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आवाज ठीक है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे दोस्तों? आवाज, थोड़ी आवाज तेज करना बेटा। नमस्कार 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 मेरे प्यारे प्यारे साथियों, दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। हेलो एवरीवन। तो सभी बच्चे फटाफट से आ जाएं। आज बहुत ही प्यारा दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है और हम बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। भाई सभी को नमस्कार, सभी का दिल से स्वागत है मेरे बच्चों। आ जाओ सारे के सारे शिकारी भाई, आ जाओ। शाबाश शाबाश बेटे, ऑटो रिफ्रेश लगा दो कमेंट्स में। 5 सेकंड्स। आ जाओ बेटे, आ जाओ, सारे के सारे बच्चे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 सेकंड्स। 5। आप में से कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ। सभी को नमस्कार, सभी का हृदय अभिनंदन, सभी का दिल से स्वागत है। बहुत अच्छे। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं? और आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले कहीं इंग्लिश पढ़ चुके हैं? शाबाश। देखो, ये सवाल पूछने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पहले कहीं पढ़ चुका है उसे थोड़ा सा पिछली बातों को भुलाना होगा, और जो पहली बार पढ़ रहा है वो सबसे अच्छा हो गया, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहा है उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना? और जो पहले कहीं पढ़ चुका है उसके लिए थोड़ी सी ये दिक्कतें आती हैं कि जो पहली बार पढ़ रहा है ना, मतलब जो पहले कहीं पढ़ चुका है, तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है। बहुत बहुत सारी चीजें दिमाग में पहले से ही चल रही होती हैं। उसको समझने के लिए थोड़ा सा उसे पेशेंस रखनी होगी। ठीक है? तो आप सारे के सारे बच्चे एक छोटा सा एक प्यारा सा डायलॉग मैं हमेशा अपनी क्लास में पहले दिन एक गुरु मंत्र देता हूं। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स जरा एक बार कमेंट्स में लिख दें, अब की बार, आखिरी बार। ये गुरु मंत्र है। ठीक है? और जो बच्चे पढ़ने की सच्ची लगन अपने मन में लिए चलते हैं भाई, जो सच्चे मन से पढ़ना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को इस छोटी सी बात का बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होता है। क्योंकि जो ये सोचकर चलते हैं कि मुझे एक ही बार सीखना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से सीखना है, उनके लिए ये बहुत ही प्यारे पल होंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छे पल होंगे दोस्तों। ठीक है? चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चे, आप सभी का स्वागत है। ठीक है? अब देखो दोस्तों, आज हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे, इस इंग्लिश को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस बैच में हमारे दिल में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, हम बार बार ये सोचेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, कितने समय में हमें पढ़ना है। बहुत सारे सवाल होंगे। तो इन सभी के सभी सवालों को बड़े प्रिसाइज तरीके से मैं जवाब दूंगा। एक एक चीज को ध्यान से हम समझते चलेंगे और उसके साथ साथ चीजों को हम आगे लेके चलेंगे। देखो, आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है? और इन सारे के सारे सवालों को लेकर आप परेशान भी हो सकते हैं कि हमें क्या चीज पढ़नी है, कैसे हमें पढ़नी है, और क्या क्या हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ना दोस्तों? ये बहुत सारी चीजें आपके दिल में होंगी, मैं सारी बातों के जवाब आपको दूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता है, एग्जाम्स टू बी कवर्ड, कि हम कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करेंगे। हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल ये आएगा कि कौन कौन से एग्जाम्स को हम कवर करेंगे। ठीक है जी? आप थोड़ा सा इस चीज को समझने का हम काम करते हैं। जिन एग्जाम्स की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो एग्जाम्स सबसे ज्यादा
जिसका क्रेज है, सबसे ज्यादा जिसका क्रेज है, पहले हम उसका थोड़ा सा जिक्र आपके साथ मिलकर कर लेते हैं दोस्तों। और जिसका सबसे ज्यादा जिक्र है वो एसएससी के एग्जाम्स हैं, जिसमें अगर हम कहें तो सीएचएसएल के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, फिर हमारा सीजीएल है भाई, सीपीओ है, इसके अलावा हमारा स्टेनो है, इसके अलावा हमारा एमटीएस है, और भी कई सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे कई सारे एग्जाम्स हैं। फाइन, ठीक है। फिर आती है दूसरी बात मेरे दोस्तों, फिर आती है दूसरी बात, हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि बैंकिंग एग्जाम्स हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर हम बात करें पीओ हो गया, आईबीपीएस हो गया, या फिर इसके अलावा एसबीआई हो गया, या बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो डिफेंस को कवर करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें एनडीए के बारे में, सीडीएस के बारे में, एफकेट के बारे में। ठीक है जी, और इसके अलावा हमारा जो एयरफोर्स वाला सेक्शन है, एयरफोर्स वाला जो सेक्शन है वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा डिफेंस सेक्शन में सारा आता है। इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के जो भी एग्जाम्स हैं हम सभी को कवर करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपके दिमाग में आता है कि सर हम तो किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टेट लेवल के एग्जाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई स्टेट लेवल पर आते हैं हमारे एग्जाम्स जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के हमारे एसएससी के एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल के एसएससी एग्जाम्स भी हम लोग देखते हैं, तो वो भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फाइन, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अलावा बहुत सारे ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम अगर बात कहें DSSB, KVS, अगर हम बात करें NVS, बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचिंग रिलेटेड जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं CTET की बात कर रहा हूँ, HTET की मैं बात कर रहा हूँ, RTET की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको हम बड़े प्यार से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको हम, ब्राइटनेस ज्यादा है, मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, ठीक है भाई, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको हम कवर करते हुए चलेंगे। फाइन, बहुत सारे एग्जाम्स हम लोगों को लेकर चलने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने गुरु मंत्र बताया, क्या, अब की बार आखिरी बार। जो तैयारी कर रहा है वो ये सोचकर तैयारी कर रहा है कि सर मैं तो एक बार तैयारी करूंगा और आखिरी बार सोच के तैयारी करूंगा, मुझे अब जल्दी ही अपनी जॉब चाहिए अपने घर परिवार के लिए, है जी भाई, मुझे अब अपने घर परिवार के लिए अपनी एक वर्दी चाहिए, अपनी एक नौकरी चाहिए, और मैं बड़े सुकून से अपना जीवन काटूंगा। है ना, ये आपके दिमाग में है, तो हम इन चीजों को कवर करेंगे। तो भाई कौन कौन से एग्जाम्स हम कवर करेंगे, इस बात का जवाब मैंने आपको दिया। फिर अब आपके दिमाग में आता है कि सिलेबस क्या है सर, और हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। ठीक है, सीसेट भी इसमें इंक्लूड होता है बेटा। अब बहुत सारे पेपर के नाम मैंने यहाँ लिखे नहीं है, तो वो अंडरस्टूड है। जो पेपर के नाम नहीं लिखे हैं वो सभी के सभी पेपर्स को हम इंक्लूड करेंगे। अब आपके दिल में सवाल आता है कि सर इन सभी एग्जाम्स को आप कवर करोगे कैसे, है ना जी, आपके दिल में ये सवाल आएगा कि इन सभी के सभी एग्जाम्स को कवर करोगे कैसे। तो एग्जैक्टली इनको कवर करने के लिए हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है, और उसी के साथ काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, कि किस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों को समझना है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनेशन पूछता है। माय डियर स्टूडेंट्स, किस तरीके के एग्जाम्स हमसे पूछता है, ये चीज हमसे पूछी जाती है। फाइन, इसको हमें समझना है। क्लियर है। अब भाई सबसे पहले इस बात को मेरे बच्चे समझ के चलेंगे कि जो हमारा ये एग्जाम है ना, जो हमारा ये एग्जाम है, ये एग्जाम हमसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है, और अगर हम इन्हें ब्रॉड लेवल पर बांटे तो सबसे पहला एक हिस्सा है जो हमारे एग्जामिनेशन का फेवरेट है। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं ग्रामर। जरा मेरे साथ साथ बोलने की भी कोशिश कीजिएगा, इसे हम बोलते हैं ग्रामर। ठीक है, देखो दोस्तों, कहानी तो हम शुरू कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जिस युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, जिस युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की तैयारी करनी है ना। कहा जाता है कि एक सफल योद्धा
अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों को अच्छे से जानता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप लोग भी एक अच्छे योद्धा की तरह से एग्जाम में उतरने से पहले ये जान लो कि एग्जाम की क्या कमी है और क्या उसकी ताकत है, तभी आप सफल हो पाएंगे। आओ मेरे दोस्तों कहानी को समझते हैं। भाई ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर को कई तरह से पूछा जाता है। ग्रामर के अंदर सबसे पहले हम लोगों से पूछा जाता है एरर फाइंडिंग, यानी कि एरर ढूंढना। क्या कहा मैंने मेरे दोस्तों? सबसे पहले हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन जिससे हम कहते हैं एरर फाइंडिंग, यानी कि कोई भी लिखे हुए सवाल के अंदर एरर ढूंढा जाता है। अब एरर कैसे ढूंढा जाता है? चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है? मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप ध्यान से उससे पढ़कर दिखाएंगे, ठीक है? तैयार हो मेरे दोस्तों? जल्दी से बता दो भाई, तैयार हो है कि नहीं? आओ जरा फटाफट से। एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने सवाल लिखा, सानिया इज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम एट फर्स्ट। देखो दोस्तों, आपके सामने एक सवाल मैंने लिखा है और इस सवाल को अलग अलग हिस्सों में मैंने बांट दिया है। इसमें पार्ट ए, अगर आपको गलती यहां लगे पार्ट ए में गलती मार्क कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपको पार्ट बी में गलती लगे बी मार्क कर दीजिएगा, ठीक है? ये पार्ट सी, अगर इनमें से कहीं कोई गलती नजर नहीं आए तो एक सेक्शन आता है पार्ट डी, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से मुझे बताओ फटाफट से, इसमें आपके हिसाब से कौन से सेक्शन में परेशानी है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने हिसाब से जो भी, मेरे प्यारे प्यारे शिकारियों, आपने अपने हिसाब से एबीसीडी करके जहां निशान लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है? जहां आप लगा सकते हैं एरर एबीसीडी, जो आपका मन करे आप लगा दो। ये है हमारा एरर फाइंडिंग, यानी कि हमें लिखे हुए सेंटेंस में जहां नजर आए वहां हम गलती को ढूंढते हैं, एबीसीडी करके उसका निशान लगा देते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों? इसी की तरह से एक दूसरा क्वेश्चन आता है जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं फिल अप्स, यानी कि रिक्त स्थान भरने का ये सवाल हो जाता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो यही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा कुछ अलग तरह से जाएगा, और भैया ये वाला जो सेक्शन था ना, इसी लिखे हुए सेक्शन को हम लोगों को एरर नहीं फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा कि पहला फिलअप ये होगा, दूसरा फिलअप इसी की जगह हम लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा कॉन्फिडेंट ऑफ टू क्वालिफाई, ये दूसरा ऑप्शन, यानी कि दूसरी चॉइस। फिर दोस्तों एक तीसरी चॉइस आपके सामने दी जाती है जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। और लो भाई एक चॉइस और दे देता हूं आप लोगों को, कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाइंग। तो चलिए एक बार फटाफट से अपनी चॉइसेस मुझे बता दीजिएगा। यशिका करेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे, लेकिन पहले ये तो समझ लो मेरे दोस्त कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आज हमें ये समझना है कि एग्जामिनेशन किस तरह से सवाल पूछता है, ठीक है? शाबाश। जल्दी जल्दी बताओ, चलो फटाफट से। वेरी गुड, चॉइसेस आ गई हैं हमारे पास, ठीक है? आपकी क्लास का टाइम 7:45 पर रहेगा बेटे, 7:45 से करेक्ट 9 बजे तक का आपका टाइम रहेगा, तो आप इसमें कंफर्टेबल तरीके से पढ़ सकते हैं। हमारी क्लास की टाइमिंग एंड ऑल डिटेल में भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? अब चीजों को ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो दोस्तों, आपने अपनी तरफ से इनमें से किसी एक ऑप्शन को मार्क कर डाला, ठीक है? जो आपको ठीक लग रहा है आपने ये फिट किया, आपने देखा नहीं जच रहा, दूसरा ऑप्शन फिट किया नहीं जच रहा, तीसरा ऑप्शन फिट किया जच रहा नहीं जच रहा, आपकी मर्जी, ठीक है दोस्त? अब इसी सवाल को एक और तरीके से एग्जामिनेशन पूछता है और उसका तरीका है जिसे हम कहते हैं क्या, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपके एग्जामिनेशन में एक तीसरा सवाल पूछा जाता है दोस्तों,
जिसे कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यानी कि सेंटेंस वही है माय डियर, सेंटेंस वही है और सेंटेंस के अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश। जैसे मान लो मैं इसी पॉइंट को वापस लिख रहा हूं यहां पर और आपके सामने इसी की चॉइसेस, ठीक है, और ये दे दी चॉइस, तो आप इसमें कौन सी इंप्रूवमेंट लगाना चाहेंगे? या देखो आपके हिसाब से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो क्या करें, और इंप्रूवमेंट इधर है तो क्या करें? चलिए बेटे फटाफट से बताओ। बताओ बेटा। तो आप इसमें कुछ भी जचाने की कोशिश करें, आंसर क्या है क्यों है, आंसर हमारे पास क्या है क्यों है वो हमें अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन एक बात हमें समझ में आई, और वो बात ये है दोस्तों कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में, हमारे सामने लिखे हुए इस सेंटेंस में हम कोई भी तरीका अपनाएं लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। बोलो हाँ। हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी आंसर हो लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, हाँ या ना? चाहे उस कॉन्सेप्ट को आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर लें, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भर लें, चाहे एरर फाइंडिंग में। बोलो हाँ। ठीक है भाई, आपके सामने लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन पूछने के तरीके तीन हो सकते हैं। ठीक है भैया, चाहे एरर फाइंडिंग कह लीजिए, चाहे फिलिप्स कह लीजिए, चाहे सेंटेंस इंप्रूव। तो ग्रामर वाला सेक्शन हमारा ये काम करता है। अब आती है एक दूसरी बात, और दूसरी बात क्या है भाई? हमारा दूसरा एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो आता है वोकैबुलरी के आधार पर। आप कहोगे सर वोकैबुलरी का क्या हो सकता है? वोकैबुलरी में कई तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है सिनोनिम का, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एंटोनिम का। ठीक है भाई, यानी कि समानार्थी सिनोनिम हो गए और विपरीत अर्थ बताने वाले एंटोनिम हो गए। ये हो गया सिनोनिम और एंटोनिम। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, दिमाग लगाइएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, सिनोनिम की बात हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा सोच के मुझे बताइएगा। क्या सवाल पूछें आपसे? प्यारा सा सवाल पूछने का मन कर रहा है, और सवाल पूछ रहा हूं मैं विद होल्ड। ठीक है जी, सवाल मैंने आपसे पूछा है मेरे दोस्त, ध्यान से पढ़ना। चलो एक बार इसकी स्पेलिंग लिख कर दिखाओ कमेंट्स में। एक बार स्पेलिंग बताओ फटाफट से, क्या लिखी है पढ़ के सुनाओ जरा बेटा। चलो 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 बताओ, स्पेलिंग पढ़कर सुनाओ बेटा, क्या लिखी है? शाबाश। स्पेलिंग पढ़ोगी ना तो दिमाग में एक नई चीज भी आएगी। ठीक है भाई, पहले स्पेलिंग पढ़कर दिखाओ बेटा। शाबाश, चल लिख लिया। अब स्पेलिंग दूसरी लिख रहा हूं। मैंने कहा, मैंने आपके सामने एक छोटी सी स्पेलिंग लिखी है, ठीक है ना? आपको इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, आपको इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है ना जी? ठीक है, चलो दोस्तों फटाफट से सिनोनिम बताओ, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना जी? देखो हमने ना क्या किया, हमने एक बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों ने इसका सिनोनिम बताने का काम किया, और हमने जब सिनोनिम बताने का काम किया तो सिनोनिम बताने में हम लोगों को यहाँ स्टैंड लिखा हुआ देखा। स्टैंड का मतलब हमें हिंदी पता है, खड़े होना, और विद का मतलब हमें समझ में आया, हम किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, है ना? है कि नहीं? हम जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, हमने यही दिमाग लगा दिया, है ना? और इसी हिसाब से हमने इसका सिनोनिम लगा दिया। ठीक है, हकीकत में इसका सिनोनिम सपोर्ट नहीं है, हकीकत में इसका मीनिंग
सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो आप सभी ने जो आंसर बनाया वो आपका आंसर बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है ना, हकीकत में इसका मीनिंग सपोर्ट नहीं है, किसी ने भी आंसर लगाया वो गलत है। एक बात मुझे बताओ, देखो जी, स्टैंड का मतलब क्या हो गया? स्टैंड का मतलब क्या होगा कि कोई भी इंसान जब खड़ा होता है, भाई हाँ है ना, और जैसे ही हम किसी के लिए विद लगा देते हैं तो वो इंसान के साथ खड़े होकर क्या कर रहा है, वो इंसान के साथ खड़े होकर उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है। बेसिकली अगर मान लो कोई इंसान इसके साथ खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इस इंसान को गिराने की कोशिश कर रहा है, हाँ ना, यानी कि जैसा ये है वो उसके विरोध में खड़ा है। ठीक है ना, तो सपोर्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है। रिगार्ड का मतलब इज्जत देना नहीं है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? चेक। अब चेक का मतलब क्या होता है दोस्तों? चेक का मतलब होता है टू ओपोज। ठीक है, चेक का मतलब क्या होता है दोस्तों? चेक का मतलब होता है टू ओपोज, यानी कि जब हम किसी का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं, है ना। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत हो गया। बताओ जरा मुझे फटाफट से किस किस की विकेट गिर गई है? चलिए चलिए फटाफट से मुझे बताएं। शाबाश शाबाश, बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अगर आप ध्यान से देखोगे नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे, हाँ है ना। ठीक है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो गड़बड़ कर जाओगे और विकेट गिर जाएगी। ठीक है ना, आपकी क्लास में मैं बहुत सारी गुगली डालूंगा और बहुत सारी विकेटें गिराऊंगा। मजे से सीखना है, आनंद लेके सीखना है। ठीक है भाई, सारी चीजें आज हमें बेसिक्स तैयार करने हैं दोस्तों आप लोगों के। पहले हम चीजों को समझ लें, आखिर हमें इस बैच में क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, देखो बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से समझना, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम ज्यादातर तुक्के लगाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बोलो हाँ। ठीक है ना, हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम इंग्लिश में सबसे ज्यादा तुक्के लगाकर सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश ठीक है, लेकिन तुक्के लगाने से पेपर नहीं होता है क्वालिफाई। पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन लगानी है। ठीक है, बोलो हाँ। ठीक है भाई, सिनोनिम एंटोनिम के अलावा एक क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटे, अब अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हुई हम कहें तो इसे हम सिंगल वर्ड डेफिनेशन भी कह देते हैं। ठीक है ना जी। ठीक है भाई, क्वेश्चन दे रहा हूं, अ पर्सन विद सेम नेम ऑफ समवन एल्स। अब ध्यान से समझना बेटा, आपके सामने एक सवाल लिखा है। ठीक है बेटा, आपके सामने सवाल लिखा है कि किसी इंसान के नाम जैसा कोई दूसरा इंसान का नाम हो, उसे आप क्या कह देते हैं? ठीक है ना, उसे आप क्या कहते हैं? लो भाई, पहली लिखी मैंने सुडोनिम, सिनोनिम, नेमशेक, नेमसेक। चल बेटे फटाफट से बता दे भाई। कमेंट सबके दिख रहे हैं लेकिन मैं कमेंट के नाम ले लेके बोलूंगा नहीं भाई। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये नाम ले दो, मेरा नाम ले दो प्लीज, ये मेरी क्लास में ना करें। ठीक है भाई, क्लास में अगर आप नाम बुलवाने के लिए आए तो प्लीज मैं माफी चाहूंगा बेटा। ठीक है, गिरधारी ने कह दिया निक नेम। निक नेम तो कहीं ऑप्शन में नहीं है भाई, तू कहां से ले आया मेरे दोस्त। ठीक है, शाबाश। तो आप अपने हिसाब से इसमें तुक्के लगाने शुरू कर दिए हैं ना भाई, है कि नहीं? तो खतरनाक माहौल हो गया है। ठीक है जी, सिडोनिम का मतलब होता है क्या? नकली नाम। सिडोनिम का मतलब क्या होता है? नकली नाम, यानी कि आपका असली नाम अलग है, आपने अपनी मन मर्जी से कुछ भी नाम रख लिया। ठीक है, चलो एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, राजीव भाटिया किस एक्टर का असली नाम है? बताओ जरा ध्यान से, मैंने आपसे पूछा राजीव भाटिया असलियत में किस एक्टर का रियल नेम है, बताओ जरा मुझे। देखिए सबसे पहले कौन जवाब देता है? सबसे पहले कौन जवाब देता है?
अक्षय कुमार सबसे पहले, अंकित ने आंसर दिया, यशिका ने आंसर दिया है। दैट्स लवली टू सी। यानी कि आप जान गए हैं किसी इंसान ने अपना नाम नकली रख लिया असली नाम की जगह। तो ये सिनोनिम होता है। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ एक जैसा है। ठीक है, जिसका अर्थ एक जैसा है। जैसे आपने कहा सूर्य, आपने कहा सूर्य, तो भाई सूर्य को हम इसका सिनोनिम क्या कह सकते हैं? भानु। क्या कह सकते हैं? भानु। बोलो हाँ। ठीक है, तो ये क्या है? समान शब्द हैं जिनका अर्थ एक जैसा है। लेकिन यहां तो एक इंसान का नाम दूसरे इंसान से मिले, यानी कि ये दोनों की चॉइस बाहर हो गई। नेम शेक, भाई शेक हम कहते हैं ग्राइंड करना, पीसना। नाम को कभी पीसा नहीं जा सकता, तो यानी कि ये भी अपने आप में गलत है। करेक्ट आंसर क्या बच गया भाई? नेम शेक। क्या हुआ? नेम सेक। अब एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक है, मान लो आप बाजार में घूमने गए हैं। ठीक है, मान लो मेरे दोस्तों आप बाजार में घूमने गए हैं। आप बाजार में घूम रहे हैं और अचानक से आप किसी से टकरा गए। टकराते ही आपने उस अजनबी को सॉरी, आई एम सॉरी, उस इंसान ने भी मुस्कुरा कर आपको कहा इट्स ओके माय डियर ब्रदर। ठीक है ना, तो आपने हाथ बढ़ाया और आपने कहा हेलो माय नेम इज अभिषेक। सामने वाले इंसान ने भी कह दिया ओह माय गॉड माय नेम इज आल्सो अभिषेक। तो दोनों के दोनों अभिषेक एक दूसरे से हाथ मिलाकर क्या कहेंगे? यू आर माई नेम सेक। क्या हुए? यू आर माई नेम सेक। अब मेरे दोस्तों मेरी इस बात को ध्यान से समझना। वोकैबुलरी को याद करने का तरीका क्या है? वोकैबुलरी को याद करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है? वोकैबुलरी को सिचुएशंस में अलग अलग डालकर पढ़ना। ठीक है भाई, इसके अलावा हम लोगों के एग्जाम्स में और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन कौन से हो गए भाई? बहुत प्यारी प्यारी बात सीखेंगे भाई आज हम। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर हम लोगों को पूछे जाने वाली सवाल है क्या? ईडियम्स है भाई, फ्रेजेस है। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या हुआ? ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब हो गया मुहावरे। क्या हो गया मेरे दोस्तों? मुहावरे। क्या हो गया? जैसे अगर मालूम है कि एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल लिखा नीरज यूजेस हाई वर्ड्स। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए नीरज यूजेस हाई वर्ड्स, तो यहां हाई वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? मैं ऑप्शंस आपको देता हूं। मैंने कहा रिस्पेक्टफुल वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द जो इज्जत देते हैं, है ना जी। फिर मैंने आपके सामने कहा कौन सा? दूसरी चॉइस एब्यूजिव वर्ड्स, तीसरी चॉइस हेट्रेड। ठीक है, और एक चॉइस मैंने दी आपके सामने लविंग। ठीक है जी, तो कौन से शब्द कहेंगे? हाई वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? चलो नीरज हमें बताएगा। है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है भाई। रिस्पेक्टफुल नहीं, हेट्रेड नहीं, लविंग नहीं, क्या हुआ? एब्यूजिव वर्ड। ठीक है जी, एब्यूजिव वर्ड यानी कि क्या करता है नीरज भाई? नीरज भाई खतरनाक। नीरज भाई किसी को मिलता कहता कुत्ते मैं तुझे छोड़ के नहीं ना कसम। तो समझ लो भाई साहब नीरज बाबू के ब्रेक फेल हो गए। ठीक है भाई, देखो अब ये है इडियम्स का कमाल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक सवाल और हम लोगों से वोकैबुलरी में पूछा जाता है मेरे दोस्त, जिसे हम कहते हैं वोकैबुलरी टेस्ट, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, हमसे एक शब्द पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, अब मैं आपके सामने 3 शब्द डिक्टेट करूंगा मेरे प्यारे शिकारियों। चलो मैं 3 शब्द लिख रहा हूं ओ शिकारियों। ठीक है, मैं 3 शब्द आपके सामने लिखूंगा, तीनों की स्पेलिंग्स आपको ठीक करनी है। पहली स्पेलिंग आप सभी के सामने, पहली स्पेलिंग जरा फटाफट से ठीक करेंगे। दूसरी स्पेलिंग, ठीक है भाई, और तीसरी स्पेलिंग आप सभी के सामने। 3 स्पेलिंग्स मैंने लिखी, पहली स्पेलिंग गवर्नमेंट, दूसरी अटेंडेंस, तीसरी एनमिटी। चलो 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 फटाफट से ठीक करो। आप बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं, शुक्रिया। देखो भैया, सीखने सिखाने के लिए मुझे हर सीखने सिखाने के लिए मुझे हर खेल करना पड़ेगा, लेकिन मजेदार बात यह है दोस्तों हम सीखेंगे बड़ी मस्ती के साथ। बहुत कुछ सीखते हुए हमें चलना है। चलो चलो रे बाबा, बढ़िया। तीनों स्पेलिंग्स ठीक करके दिखा दो। चलो बेटे चलो चलो फटाफट से टूट पड़ो। ये वोकैबुलरी का हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, देखो आज हमें ये समझना है
कि हम जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में हमसे क्या क्या पूछा जाता है और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तीनों की तीनों स्पेलिंग्स मेरे बच्चों ने ठीक कर दी है। मैं बता देता हूं, पहली स्पेलिंग के अंदर यहां एन लगाने की गलती की हमने, तो एन लगाना है, गवर्नमेंट। ठीक है भाई, दूसरी स्पेलिंग में इस ई की जगह ए हमें लगाना है। ठीक है, और एनमिटी की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो ई नहीं होगा। ठीक है भाई, अब देखो इन तीनों स्पेलिंग्स को याद कैसे करना है। ठीक है, अब इन तीनों को याद कैसे करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, गवर्नमेंट की स्पेलिंग कैसे याद करनी है। सबसे पहले गो हो गया, फिर अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोले तो क्या हो गया, वरना हो गया। क्या हो गया भाई, वरना हो गया। ठीक है जी, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो गो, निकल जाओ, वरना मेंट, मिट्टी में मिला देंगे। है ना, आसान हो गया भाई। ठीक है, इजी हो गया। अटेंडेंस, आप अगर किसी चीज को अटेंड करते हैं तो डांस करना शुरू कर देते हैं। है ना, याद करो जरा स्कूल के वो दिन, स्कूल के दिनों में जब अटेंडेंस लगती थी तो क्लास के अंदर अटेंड होते ही आप डांस करते थे, बेटे मेरी अटेंडेंस लग गई। कई बार ऐसा भी होता था कि आप क्लास में पढ़ रहे होते थे, आपने अपनी अटेंडेंस बोल दी, जैसे ही आपका दोस्त की अटेंडेंस बोलने का नंबर होता था, ठीक है, जैसे टीचर बोलता था राहुल, तो आप राहुल यस सर बोलने वाला ही होता था, आप फटाफट से उसकी कमर पे उंगली लगाते थे और चिल्ला कर ऐसे बोलता था। है ना, फिर उसकी मार पिटती थी। है कि नहीं भाई, अटेंड के साथ डांस करना है। एनिमिटी के अंदर एक ई काफी है, दो से तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। याद हो गया भाई, बोलो हाँ। ठीक है, वोकैबुलरी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। फाइन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी पेपर की तैयारी करें, हर एक एग्जाम में आपकी वोकैबुलरी इससे बाहर नहीं जाएगी। सेट है बॉस। ठीक है भाई, वोकैबुलरी से आगे बढ़ते हैं तो आपके एग्जामिनेशन का तीसरा दायरा आता है, और वो तीसरा दायरा है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। क्या कहते हैं दोस्तों, तीसरा दायरा आता है जिसे हम कहते हैं क्या, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का जो एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, कॉम्प्रीहेंशन को तीन तरह से एग्जामिनेशन पूछता है। सबसे पहले रीडिंग पैसेज, क्या कहा, रीडिंग पैसेज। ठीक है जी, यानी कि पैसेज पढ़ने के लिए दिया जाता था। बोलो हाँ, अब पैसेज कैसे पढ़ने दिया जाएगा, देखो ध्यान से समझते हैं भाई। हम लोगों ने ना स्कूल में पैसेज पढ़े हैं, इस तरीके से एक पैसेज दिया जाता था, है कि नहीं, इस तरीके से एक पैसेज दिया जाता था, फिर हमारे सामने क्वेश्चन दे दिए जाते थे इस तरीके से। है ना, अब भाई कोई अपना जो शिकारी है ना, अपना कोई शिकारी पैसेज वैसेज नहीं पढ़ता, है कि नहीं। शिकारी खतरनाक है, अपना लिखे हुए क्वेश्चन को देखता, अच्छा ये पूछा है, रुक अभी ढूंढता हूं, ये मिल गया आंसर, टक खत्म। भाई ऐसे ही करते थे ना ओ शिकारियों, ऐसे ही करते थे ना, है ना ऐसे ही करते थे, है कि नहीं। जो कि ये तरीका है दोस्तों, ये तरीका एग्जामिनेशन के लिए ठीक नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ना है बताया जाएगा आपको क्लास में। ठीक है भाई, फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा जिसे हम कहते हैं क्या चीज, क्लोज टेक्स्ट। बेटा ये पूरा सिलेबस समझा रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम कैसे पूछता है पेपर को। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। आप जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है क्लोज टेस्ट का। फाइन, अब भाई क्लोज टेस्ट में होता क्या है समझो ध्यान से मेरे बच्चों। क्लोज टेस्ट में हमारे सामने इस तरीके से पैसेज के अंदर ब्लैंक्स दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऑप्शन के हिसाब से। पहले क्वेश्चन के 4 चॉइसेस दे दी जाती थी कि पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस, आप इनमें से कोई एक फिट करेंगे, है कि नहीं, आप इनमें से कोई एक फिट करेंगे, है ना भाई। दूसरे की 4 चॉइसेस, इनमें से एक फिट करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं इसे हम समझेंगे, देखते रहिए यो यो गोपाल वर्मा। ठीक है भाई, फिर एक क्वेश्चन हमारा और आता है और उसे हम कहते हैं पैरा जम्बल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि हमारे सामने किसी भी पैराग्राफ को, हेलो मैम आ जाइए, ठीक है, हाँ हाँ श्योर आ जाइए, ठीक है। वेट फॉर अ मोमेंट डियर स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए सिलेबस में क्या है। आ जाइए।
चलो चलो सारे बच्चे एक बार फटाफट से, हमने आपको क्या गुरु मंत्र दिया क्लास की शुरुआत में, एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स लिख कर दिखाओ। चलो 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 सारे फटाफट से कमेंट्स पे एक्टिव आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। चलिए दोस्तों अब आगे चल लेते हैं इस चीज को। तो हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइन, अब चीजों को बेटे ध्यान से देखो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सिलेबस से। ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस। हम अपने इस पूरे के पूरे बैच को 4 से 5 महीने में खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस अपने पूरे बैच को 4 से 5 महीने में खत्म करेंगे। और इस 4 से 5 महीने के अंदर हर एक एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, इस 4 से 5 महीने के अंदर हम लोगों को आप लोगों के साथ मिलकर ग्रामर की पढ़ाई करनी है। बड़े ध्यान से सुन लेना बेटा, ग्रामर की पढ़ाई आप लोगों के साथ मिलकर करनी है 7:45 से करेक्ट 9 बजे तक। ठीक है बेटा, वोकैबुलरी को लेकर ये हमारी क्लास चलेगी दोस्तों मंडे से फ्राइडे तक। ये हमारी क्लास चलेगी कहां, मंडे से फ्राइडे तक। फिर आती है दोस्तों हमारी दूसरी क्लास वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपकी मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को 3 दिन हमारी क्लास चलेगी दोस्तों। और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे की हमारी क्लास चलेगी 9:30 PM पर। ठीक है, तो आज है ट्यूसडे, आज 9:30 पर आपकी वोकैबुलरी की क्लास है। ओके डियर, ठीक है, आज 9:30 पर आप लोगों की बालों को संवार लिया भाई। ठीक है, 9:30 पर वोकैबुलरी की क्लास है, तो टाइट रहिएगा भाई। फाइन, इन दोनों को साथ साथ कवर करते हुए हम लोगों को कॉम्प्रीहेंशन का एक अलग से क्लास लेना होगा। ठीक है, वो हम आपकी क्लास के बीच में बताएंगे। ठीक है भाई, हाँ है ना, फाइन ओके। अब आती है भाई एक अगली बात, सर क्लास का प्रैक्टिस मटेरियल क्या है। दोस्तों जब भी हम कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आप लोग अपने नोट्स वाले सेक्शन में देखोगे टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको दी गई है। ठीक है, टॉपिक वाइज पीडीएफ आप लोगों को दी गई है। आप लोग अपनी पीडीएफ सारी की सारी डाउनलोड कर लेंगे और उन सारे के प्रिंट्स निकाल लेंगे। तो वो पीडीएफ जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होगा आपके साथ मिलकर हम क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फाइन। एक अगली बात को समझ लेते हैं। फाइन, व्हाट इज वीओडी। देखो जी, बहुत सारे बच्चों ने, जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है उन्होंने देखा होगा कि सर हमारे सेक्शन में एक वीओडी वाला सेक्शन है और उसके अंदर तो पहले से ही बहुत सारी क्लासेस हैं, तो उसका क्या फायदा है, उसका क्या फायदा होगा। दोस्तों आपको वीओडी सेक्शन इसलिए दिया गया है, जैसे अभी हम लोग 5 महीने में अपना सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, हर दिन हमारी क्लास चलेगी, क्या चीज, लाइव, है ना, हमारी लाइव क्लास चलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो अगले ही महीने कोई एग्जाम आपका आ गया। मान लो अगले ही महीने आपका कोई एग्जाम आ गया, तो आपको शॉर्ट टाइम में, थोड़े समय में पूरा सिलेबस अगर पढ़ना है तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को दिया गया है सारा का सारा कोर्स पहले से ही वीओडी। ठीक है भाई, फिर आपके दिमाग में आती है एक अगली बात कि सर हमें बुक्स लेने की जरूरत है। ठीक है, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या हमें बुक्स लेने की जरूरत है। देखो दोस्तों, बुक्स लेने के लिए मैं आज आपको सलाह दे देता हूं। कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, जो क्लास की पीडीएफ आपको दी है वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, जो क्लास की पीडीएफ है वो सफिशिएंट है। दूसरी बात यह हो सकती है कि आपके पास कोई भी पुरानी किताब पड़ी है। ठीक है, कोई भी पुरानी किताब पड़ी है, किसी भी दोस्त ने, भाई ने, रिलेटिव ने, पड़ोसी ने, किसी ने भी आपको कोई भी बुक दी है। हो सकता है ना कि आपके घर परिवार में कोई भी स्टूडेंट पहले पढ़कर सिलेक्ट हो गया, उसने आपको अपनी किताबें दे दी, आप उस किताब से भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आप अगर कहते हैं कि सर आपने जो बुक्स लिखी हैं उनका नाम बता दो, हम वो भी लेना चाहें तो भाई दो बुक ऐसी हैं जो मेरी खुद लिखी हुई है, जिसमें एक बुक हो गई हमारी द इंग्लिश एक्यूमेन, ठीक है, द इंग्लिश एक्यूमेन, एक बुक तो ये हो गई। बेटा अगर आपकी कोई क्लास अगर मिस हो जाती है तो वो क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाती है, आप उसे किसी भी समय देख सकते हैं। इंग्लिश एक्यूमेन, और एक दूसरी बुक है जो आपको लेनी है, द वोकैब विट्स। दूसरी बुक कौन सी लेनी है आपको? द वोकैब विट्स, ठीक है। ये दो किताबें लेटेस्ट पैटर्न पर तैयार की गई हैं, और ये लेटेस्ट पैटर्न की जो बुक्स हैं वो आपको ले लेनी है। अगर आपके पास कोई भी बुक है आप उससे पढ़ें, नहीं बुक लेने की हिम्मत, नहीं पैसा खर्च करने का मन, बिल्कुल मत लो कोई भी किताब। क्लास की पीडीएफ जो आपको दी गई है भाई उनसे भी आप पढ़ सकते हो, वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है जी, वो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो मैंने आपके लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। फाइन, आपके सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। तो अब हम कहानी को शुरू करना चाहेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है? शुरू करें दोस्तों। ओ मेरे शिकारियों, आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अब मुझे लगता है इसके बाद के सवाल का कोई जवाब नहीं। एक बालक पूछा सर क्लास नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपकी क्लास में जो चीज पढ़ाई जा रही है मेरे बेटा, उसके नोट्स आपको अपने हाथों से खुद लिखने हैं, ठीक है भाई। अगर आप में से कोई बच्चा क्लास के पढ़ाए हुए नोट्स का अगर खुद भी नहीं लिखने की हिम्मत है, तो मैं मानता हूं ऐसे इंसान को नौकरी भी नहीं लगनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे इंसान को नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपनी पढ़ाई के नोट्स खुद भी ना बनाए, तो ऐसे बच्चे को नोट्स के मतलब इतनी भी अगर मेहनत नहीं कर। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, सच सच बताओ बेटा, अपनी मेहनत से नौकरी चाहिए, अपनी मेहनत से नौकरी चाहिए कि आपके नाम की कोई और मेहनत कर ले और आपको नौकरी लग जाए? आप मुझे सच सच बताओ, क्या आप इस धोखे में जीना चाहोगे कि मेहनत कोई और कर ले हमें नौकरी मिल जाए? या आपके मन में यह इच्छा है कि नहीं सर हम मेहनत करेंगे, हम अपनी खुद से मेहनत करेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और सिलेक्शन लेंगे? सच सच बताओ भाई। तो आप यही तो कहोगे यार अपनी मेहनत से नोट्स बनाएंगे ना, क्योंकि मेरे नोट्स मैं खुद बनाऊंगा तो तभी तो मुझे कुछ समझ आएगा। हाँ या ना? क्लियर है? तो सच्ची मेहनत आपकी, सिलेक्शन हमारी तरफ से पक्का। खत्म बात। चल मेरे बच्चे अब चीजों को लेके चलते हैं कहानी पर। ये हमने पेपर डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम कहानी को शुरू कर रहे हैं आज आप लोगों के साथ मिलकर, ठीक है बेटा। आज बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज हमें समझनी शुरू करनी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस स्टार्ट दिस न्यू बैच विद द लवली स्माइल ऑन योर फेस। तो मुस्कुराकर एक बार फिर से कह दीजिए अब की बार आखिरी बार, और हम सफर शुरू करने वाले हैं इस प्यारे से मोहब्बत भरे इंग्लिश को सीखने का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मेरे दिल में दो सवाल उठते हैं कि अगर मैं इस इंग्लिश को पढ़ रहा हूं, सुन रहा है ना तू, अगर मैं इस इंग्लिश को पढ़ रहा हूं तो मेरे दिल में दो सवाल आते हैं। सबसे पहला ये सवाल है कि ये क्या चीज हुआ भैया। सबसे पहला सवाल मेरे दिल में आ रहा है, और मेरे दिल में ये सवाल आया कि ये ग्रामर होती क्या है, जरा मुझे बताएं, जरा मुझे बताएं ये ग्रामर होती क्या है भाई। बताओ बताओ फटाफट से बताओ। चलो चलो चलो, शाबाश। देखो सभी बच्चों ने गुरु मंत्र लिख दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, गजब के बालक है। चलो चलो चलो, मुझे फटाफट से आपसे ये जानना है कि भाई ये इंग्लिश का ये जो ग्रामर होता है, ये ग्रामर होता क्या है? चलो 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 फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताने का है, चले बाबा फटाफट से बताने का है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अरे हिंदी नहीं बतानी मुकेश बाबू, व्याकरण तो नहीं, डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा। मैं बताता हूं ये है क्या। इसे हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स। मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी, सारे बच्चे कमेंट्स में यही डेफिनेशन लिखेंगे, सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म
वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। बिल्कुल आसान डेफिनेशन आपके सामने लिखी है मेरे दोस्तों। डेफिनेशन जरा कमेंट्स में लिखकर दिखा दीजिए फटाफट से। शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। अब इसका मीनिंग समझेंगे सारे बच्चे मेरे साथ, इसका मीनिंग समझेंगे। लिखा है सेट, ठीक है जी, और किस चीज का सेट? रूल्स, यानी कि नियम, बहुत सारे नियमों को इकट्ठे मिलाकर एक जगह लिखना। टू फॉर्म मतलब बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए? वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, शब्दों को बनाने के लिए और वाक्यों को बनाने के लिए जिन नियमों को इकट्ठा करके लिख दिया गया उसी को हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ या ना? अब दूसरी बात, अब सवाल दूसरा आप सभी के सामने, भाई जी मुझे बताएं ये लैंग्वेज क्या होती है? चलो चलो फटाफट से। अब मुझे लैंग्वेज की भाषा, हिंदी तो मैंने बता दी भाई, ठीक है। अब मुझे जरा लैंग्वेज की डेफिनेशन बता दो। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे जी, हर बात को दिल पे लिखकर समझेंगे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। शाबाश, वे टू टॉक टू समवन, अरे वाह, बड़ी गजब की बात कर दी भाई। भाषा हम किसे कहते हैं, आओ इसे समझने का काम करते हैं। लैंग्वेज, ध्यान से मेरे साथ डेफिनेशन लिखने की कोशिश कीजिएगा। मीडियम, फिर से लिखता हूं, अ मीडियम थ्रू विच, a medium through which we express our ideas, feelings or emotions। ठीक है बेटा, डेफिनेशन को पढ़कर सुनाओ जरा। शाबाश, बहुत मजेदार बच्चे, बहुत ही सच्चे मन से पढ़ने वाले बच्चे जवाब देंगे भाई। पहले डेफिनेशन लिखेंगे ध्यान से। अ मीडियम, मीडियम का मतलब जरिया, भाषा एक जरिया है, ठीक है। भाषा एक जरिया है जिसके द्वारा, थ्रू विच वी, हम, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। इसका मतलब क्या हुआ? अभिव्यक्त करना। आर मीन्स हमारे विचार, भावना और संवेग, हमारे दिल में जो भावनाएं आए, जो विचार आए, हम उसको जब किसी इंसान के सामने व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो, बड़े ध्यान से समझो, मान लो हमारे सामने एक चंपा आई, ठीक है, हमारे सामने एक चंपा आई, तो चंपा ने किसी चंपक को देखा, ठीक है, किसी चंपक को देखा और उसने, यानी कि चंपा ने चंपक को कहना चाहा कुछ कुछ होता है क्या कहा? कुछ कुछ होता है। अब मान लो उसके मुंह पे, अगर मान लो उसके मुंह पे लग जाए टेप, बताओ जरा, उसके पास भाषा ही नहीं है तो चंपा कैसे कहेगी चंपक को तुम पास आए, है जी? क्या आप कहोगे सर फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, है ना? कुछ भी कहने के लिए हमें जरूरत पड़ती है भाषा की, बोलो हाँ। तो भाई भाषा का मेन उद्देश्य क्या है? एक ऐसा जरिया जिसके द्वारा हम प्रकट करते हैं अपने आइडियाज, इमोशंस एंड फीलिंग्स को, है ना? अब एक दूसरी बात दिल में आती है, और वो बात क्या है? एक्सप्रेस का मतलब मैंने क्या बताया आपको, बताओ जरा। एक्सप्रेस का मतलब मैंने क्या बताया आपको बेटा, हैं जी? तो एक्सप्रेस का मतलब मैंने आपको बताया अभिव्यक्त करना, यानी कि विचार प्रकट करना, ठीक है भाई, हाँ है ना? तो अब विचार प्रकट करने की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इस एक्सप्रेस को ही हम अंग्रेजी भाषा में, एक्सप्रेस करने को ही हम एक्सप्रेशन कह देते हैं,
ठीक है। और एक्सप्रेशन यानी कि जब भी हम किसी इंसान के सामने भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा की जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसके चार तरीके हैं, उसके चार तरीके हैं। बेसिकली वी हैव फोर वेज टू यूज अ लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग हम सबसे पहले कैसे करते हैं? सबसे पहले भाषा को सुना जाता है मेरे दोस्त, सबसे पहले भाषा को सुना जाता है, लिसनिंग। ठीक है, सबसे पहले भाषा को क्या किया जाता है? सुना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? भाषा को बोला जाता है। भाई जैसा आपने सुना, जैसा आपने सुना वैसा ही आपने बोल दिया, हाँ के ना? ठीक है भाई, जैसा आपने सुना वैसा ही आपने बोल दिया, हाँ ना? फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? भाषा को पढ़ना सीखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पढ़ना सीखते हैं। और भाषा का एक सबसे अलग रूप जिसे हम लिखना जानते हैं। तो भाषा के चार रूप हो गए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और उसके बाद राइटिंग। तो इसको याद करने का एक खूबसूरत तरीका बना लेते हैं। सभी का शुरुआती अक्षर उठा लेते हैं और ये हो गया LSRW। क्या हो गया? LSRW। देखो जरा ध्यान से, क्या हो गया दोस्तों? LSRW। ठीक है, हो गया सेट? बोलो हाँ। ठीक है। ये हो गया हमारे सामने LSRW। ठीक है, तो भाषा को चार तरह से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। बोलो हाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं थोड़ी सी बात को लेकर आगे। अब आपके दिल में एक सवाल आएगा दोस्तों, आपके दिल में एक सवाल आएगा कि सर भाषा का जब भी हम प्रयोग करते हैं, भाषा का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? आपके दिमाग में सवाल आएगा, सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है किसकी? साउंड्स की, है ना? और साउंड्स की अगर हम हिंदी में बात कहें तो इसे हम कहते हैं ध्वनिया। क्या कहते हैं भाई? ध्वनिया। ठीक है, आप जब भी किसी इंसान के सामने बोल रहे हैं तो ये क्या है? ध्वनि का ही तो प्रयोग कर रहा हूं मैं, हाँ है ना? आप किसी भी इंसान को जाकर देखोगे सबसे पहले क्या ध्वनि का ही प्रयोग करोगे, अ ए ओ ओ ओ, हाँ के ना? तो बात क्या समझ आई दोस्तों? चलो आपके सामने एक छोटा सा खेल खेलते हैं, है कि नहीं? मैं आपके सामने कुछ लिखूंगा, आपको ध्यान से पढ़कर सुनाना है वो क्या लिखा है। ठीक है भाई, मैंने आप सभी के सामने एक छोटी सी बात कही, मैंने आप सभी के सामने लिखा, ये पढ़कर सुनाओ जरा क्या लिखा है। बताओ भाई क्या लिखा है, बताओ बताओ। आप कहोगे सर मैं जानता हूं ये ई लिखा है। क्या लिखा है? ई लिखा है। अब अगर मान लो मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे बदल दूं, मैं कहूं जरा बेटा इसको पढ़कर सुनाना, क्या लिखा है? बताओ बेटा क्या लिखा है? आप कहोगे सर इसका तो कोई भी मीनिंग नहीं है, इसका तो मुझे कुछ भी मीनिंग समझ नहीं आया। हाँ, इसकी साउंड मैं जानता हूं और इसकी साउंड को अगर हम कहें तो ये इसकी साउंड हुई। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जब भी ध्वनियों को प्रकट करते हैं तो हम लोगों को ध्वनि प्रकट करने के लिए जरूरत पड़ती है कुछ सिंबल्स की, कुछ चिन्हों की। अरे बोलो हाँ। भाई इन सिंबल्स की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, इन सिंबल्स की अगर हम बात करें तो मेरे बच्चों इन सिंबल्स को ही अगर हम संख्या में बांटें तो कुल मिलाकर ये 26 हुए और हम इन्हें 26 लेटर्स कहेंगे, 26 लेटर्स, यानी कि कुल मिलाकर ये हो गए 26 वर्ण। क्या हो गए दोस्तों? 26 वर्ण। और इन्हीं 26 के 26 वर्ण को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये सभी के सभी मिलकर बनते हैं अल्फाबेट। क्या बनते हैं दोस्तों? ये सभी के सभी इकट्ठे मिलकर बनते हैं क्या? अल्फाबेट। ठीक है भाई, क्लियर है? बात समझ गए? हाँ या ना? बोलो हाँ। क्लियर है? अरे बोलो हाँ। इतनी जोर से हाँ बोल दो फटाफट से कि पड़ोसी भी सुन के एक बार घबरा जाए, ताकि उन्हें ये पता चल जाए भाई पढ़ने वाले बालक पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ या ना? ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हमारे सामने 26 जो अल्फाबेट हुए, यानी कि जो 26 ये अक्षर हैं, इन 26 अक्षरों को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं वाउल्स। क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वाउल्स कहते हैं। पढ़कर दिखाओ जरा क्या लिखा है? वाउल्स। हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
ठीक है। अब स्वर की अगर पहचान करें तो कुल मिलाकर ये 5 हुए, ए ई आई ओ यू। ठीक है बेटा। और दूसरे हिस्से में अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं भाई? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। देखो ना जरा क्या लिखा है, क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है भाई, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चलो मुझे आप ही बता दो, कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जरा बताओ बेटे। राजू, वॉवल्स की स्पेलिंग ठीक लिखो बेटा। बताओ जरा, बताओ बताओ। कॉन्सोनेंट, इसे हम हिंदी में, बिल्कुल ठीक कहा भाई, इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन। व्यंजन की संख्या अगर हम देखें तो बी सी डी एफ जी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? व्यंजन। ठीक है। तो भाई 5 ये हो गए, 21 ये हो गए, सारे परिवार को मिलाकर क्या बन गए? 26 लेटर्स बन गए। क्या बन गए दोस्तों? 26 लेटर्स बन गए। ठीक है बॉस? हाँ जी बाबूजी। ठीक है भाई। ठीक है बच्चे, बहुत ही बढ़िया हो गया। आगे चलते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं। ये बहुत प्यारी प्यारी चीज पढ़ रहे हो बेटा, आज मजेदार चीज पढ़ रहे हो, बेसिक है बिल्कुल। ये आपको आना ही चाहिए। जिस इंसान ने ये चीजें ध्यान से नहीं पढ़ी उससे इंग्लिश नहीं आ पाएगी, ये समझ के चलना। इंग्लिश को समझने के लिए पहले इंग्लिश के बेसिक्स अच्छे से समझ लो। जो बच्चा जितने अच्छे से बेसिक्स पढ़ेगा उतना मजेदार टॉप लेवल का स्टूडेंट बनेगा। ध्यान रखना भाई, टॉप लेवल का स्टूडेंट बनना है ना, हाँ है ना, तो सोचकर चलना है अब की बार आखिरी बार, बिल्कुल पहले से ही पढ़ना शुरू करना है ताकि आखिर तक पढ़ ले। ठीक है भाई। तो अब मैंने आपके सामने लिखा है क्या चीज? वर्ड। ठीक है जी, मैंने आपके सामने लिखा क्या चीज? वर्ड। ध्यान से समझने का काम करना मेरे दोस्तों। साउंड के नाम पर हमने दो चीजें पढ़ी। साउंड के नाम पर हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा वाउल्स, एक हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट्स, है ना। एक हमने पढ़ा वाउल्स, एक हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट्स। दोनों को ध्यान से हम समझने का काम करें तो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएं तो बनता है क्या? अ मीनिंगफुल। क्या बनता है दोस्तों? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि इन अक्षरों को आपस में मिलाकर हम इनकी एक सार्थक इकाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीनिंगफुल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सार्थक, यानी कि जिसका अपना अर्थ हो। और यूनिट का मतलब हमें समझ में आ गया क्या चीज? इकाई। यानी कि इकाई को अगर हम कहें तो इकाई को हिंदी में हम कह सकते हैं खंड, यानी कि टुकड़ा। यानी कि एक ऐसा टुकड़ा जिसका अपना अर्थ हो। मैंने क्या कहा? जिसका अपना अर्थ हो। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो मेरे बच्चों दिमाग लगाना है, ठीक है ना। भाई मैंने आप सभी के सामने, हे भगवान, ठीक है, मैंने आप सभी के सामने एक छोटा सा शब्द लिखा, जरा ध्यान से इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या लिखूं? बड़े प्यार से लिखता हूं भाई। मैंने आप सभी के सामने एक छोटी सी बात लिखी। हाँ भाई, क्या आप इसका मीनिंग बता सकते हैं? क्या लिखा है बताओ, बताओ ये मैंने क्या लिखा? आप कहोगे सर ये आपने लिखा है पेन, और इसका मतलब मुझे पता है, आप ये बताना चाहते हो ये इसका अर्थ है। बोलो हाँ। ठीक है भाई। मैं अगर मेरे दोस्तों आप लोगों से ये पूछूं भाई ये पेन क्या होता है, आप कहोगे सर कलम होता है, ये आपने जो बनाया ये पेन है। अरे हाँ है ना। ठीक है भाई। अब अगर दोस्त मैं आपसे पूछूं भाई मैंने एक चीज लिखी, पढ़कर देखो, CAR, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप कहोगे अरे गुरुजी ये तो हम अच्छे से जानते हैं, और ये बना दी हमने आपके सामने एक खूबसूरत सी कार है जी। ये हमने आपके सामने बना दी खूबसूरत सी कार, हाँ है ना। ये तो हम लोग जानते हैं सर। अरे बोलो हाँ, ये तो हम जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर दोस्तों इन दोनों का मीनिंग है तो ये अपने आप में वर्ड है। अब अगर मान लीजिए मैं इसी के अक्षरों को छेड़ दूं और मैं आपको कहूं क्या इसका कोई अर्थ है, बताओ जरा। अगर मैं आपसे पूछे क्या इसका कोई अर्थ है, आपको ना गुरुजी जा का तो कोनो मतलब नहीं है, जा का कोनो मतलब नहीं, जाता हमारा टाइम पास कर रो। ठीक है ना। जय का को मतलब ना गुरुजी, है कि नहीं। जय ए का कोई मतलब नहीं तो जय हमको समझ आ रहा, ए का कोई मतलब नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो यानी कि ये वर्ड नहीं है। अब अगर मैं आप सभी के सामने यही कह दूं हाँ भाई जरा इसका कोई मीनिंग है तो बताओ मुझे। बताओ बताओ बताओ, है भाई।
बताओ भाई, बताओ बताओ। तो आप कहोगे नहीं सर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है ना? ठीक है भाई, इसका कोई मीनिंग नहीं, तो आप कहोगे सर इसका कोई मीनिंग नहीं, तो ये भी वर्ड नहीं है। अरे बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों इस बात को हमें समझना है कि अगर हम मीनिंगफुल यूनिट की अगर बात करते हैं तो इस यूनिट को ही हम हिस्सों में बांट सकते हैं, और कैटेगरीज में अगर इस यूनिट को हम बांटें तो इस यूनिट को ही हम एक खूबसूरत सा नाम दे रहे हैं आपके सामने। और इसका जो खूबसूरत नाम है वो क्या लिख दिया है, पढ़कर सुना दो जरा प्यार से, बता दो जरा, बताओ जरा। है जी? आप ये कहोगे सर अरे 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 अरे, ये तो बात समझ में आ गई कि शब्दों को अगर अलग अलग हिस्सों में हम बांटें, अलग अलग कैटेगरीज में अगर हम बांटें, तो शब्दों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने का मतलब मुझे समझ में आया कि इनकी यूनिट्स को हम एक खूबसूरत से नाम से जानते हैं, और इसे हमने क्या कह दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कह दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल संख्या कितनी है। चलो 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 सारे शिकारी बताओ जरा मुझे फटाफट से। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। क्या आपने कभी सोचा था कि इंग्लिश इतने प्यार से पढ़ी जा सकती है? बताओ। क्या आपने कभी सोचा था कि इंग्लिश को इतने प्यार से पढ़ा जा सकता है? इंग्लिश को बहुत प्यार से पढ़ा जा सकता है। इंग्लिश को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इंग्लिश केवल तब हमें डराती है जब हम इसे पढ़ना ना चाहें। ठीक है? और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी नौकरी लगने के बाद भी काम आएगी। ध्यान रखिएगा, जब आपकी जॉब लग जाएगी इसके बाद भी आपको इंग्लिश काम आएगी। ठीक है? इंग्लिश से ही आपको अपनी सारी उम्र में नौकरी करनी है। हाँ या ना? तो बहुत अच्छे से सीखना है हर चीज को, है कि नहीं? आओ मेरे प्यारे प्यारे शिकारियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या बता दी है मेरे दोस्तों ने। तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या आपने मुझे बताई, मेरा दिल इतना ज्यादा खुश हो रहा है, मेरा दिल इतना ज्यादा खुश हो रहा है, आज मैं जाकर अपनी मम्मी को बताऊंगा। ठीक है? मेरी मम्मी को मतलब आप सभी की मम्मी को बताऊंगा कि आज मैंने ऐसे शिकारियों को पढ़ाया जो अल्टीमेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? आज ऐसे शिकारियों को मैंने पढ़ा जो अल्टीमेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं ऋतिक रोशन से भी बढ़िया डांस करने वाला है। ठीक है भाई? हाँ है ना? अब मेरे दोस्तों फटाफट से, लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल 8 है आप सभी के सामने। सारे बच्चे डेफिनेशन मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है? इन आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। तैयार हैं? आ जाओ। सबसे पहले है क्या लिखा, ध्यान से पढ़कर दिखाओ जरा मेरे बच्चों। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है कौन सा भाई, नाउन। बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन बनाएंगे, 100 ग्राम की, बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन बनाएंगे 100 ग्राम की, ताकि ऐसे पकड़ के डेफिनेशन को हम खा के और डेफिनेशन अच्छे से याद कर ले। ठीक है ना? आज से हम इंग्लिश को लेकर डरेंगे नहीं, और इंग्लिश को लेकर हम क्या कहेंगे, दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे। नाउन की डेफिनेशन सारे बच्चे फटाफट से कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे। इसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम बताने वाला, कोई भी नाम बताने वाला, किसी का भी नाम बताओ, नाउन कहलाता है। किसी का भी नाम ले दो, किसी का भी नाम ससुरे का। ठीक है भाई? सब नाउन है। फिर आ गया प्रोनाउन। ये खतरनाक है, क्यों? क्योंकि ये भैया ये चचा है। किस बात का चचा? ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए आया, रिप्लेसेस अ नाउन। ये क्या कर देता है भाई, नाउन के स्थान पर प्रयोग हो जाता है, यानी कि इसे हम कहते हैं रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है? किसी भी नाम को हटाकर उसकी जगह इसको टिका दे सकते हैं भैया। ठीक है? फिर आता है एक अगला शब्द एडजेक्टिव। इसमें डी की आवाज नहीं आनी चाहिए। इसे हम कहते हैं क्या मेरे दोस्त, एडजेक्टिव। इसमें डी की आवाज नहीं आती। फाइन। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव हम कहते हैं किसे, एक ऐसा शब्द जो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को। अभी अभी हम पढ़कर आए क्या, नाउन के जगह पर प्रयोग करते हैं किसका, प्रोनाउन का। तो भाई इसका मतलब भाई नाउन को ही नहीं, ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रोनाउन की विशेषता भी बता सकता है ना? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, राकेश यादव सर कैसे टीचर हैं? मैंने आपसे पूछा राकेश यादव सर
चलो हमारे प्यारे गगन प्रताप सर कैसे टीचर हैं, तो आप उनकी क्वालिटी बताएंगे। हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपसे ज्यादा प्यारे प्यारे हैं, है ना। मैथ्स को बिल्कुल लल्लू तरह से बता देते हैं, ऐसा लगता है हलवा खा रहे हैं। बोलो हाँ, ठीक है भाई, बात समझ में आई। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले हैं। अब भाई वर्ब आ गई। वर्ब हम कहते हैं किसको? एक्शन या स्टेट बताने वाला शब्द है एक्शन। देखो जी, मैं आपकी क्लास में क्या कर रहा हूं, बताओ जरा। मैं आपकी क्लास में क्या कर रहा हूं? आप कहोगे सर आप पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने का ये एक्शन हो रहा है ना। मैं आपकी क्लास में बोल रहा हूं, है ना, बोलने का एक्शन हो गया। बोलो हाँ, है कि नहीं? बोलने का एक्शन हो गया, है ना, एक्शन, बोलने का एक्शन हुआ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा मैं आपकी क्लास में कौन हूं? आप होगे गुरुजी आप टीचर हो, कभी कभी लगता है आप सिंगर हो, कभी कभी लगता है आप शाहरुख खान हो, कभी कभी लगता है आप हमारे दिल हो, आप हमारी जान हो, पर आप हकीकत में यो यो गोपाल वर्मा हो, है कि नहीं? बात समझ गए भाई, है ना, ये मेरी अवस्था है। एडवर्ब, अगला शब्द आ गया। एडवर्ब की डेफिनेशन छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बनाएंगे, क्वालिफाइज अ वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब की क्वालिटी बताने वाला, किसी भी वर्ब की क्वालिटी बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अरे बोलो हाँ। अब मैं आपसे पूछूं मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, है जी। अगर मैं आपसे पूछूं मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, आ जाओ बेटा आगे समझते हैं। यानी कि वर्ब, मैं अगर आपसे पूछूं मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, आप कहोगे जी मस्त पढ़ा रहे हो, है ना, आप बिल्कुल धुआंधार पढ़ा रहे हो। कैसा पढ़ा रहा हूं, एक्शन कैसा हुआ, एडवर्ब कहलाता है। आगे देखो क्या लिखा है दोस्तों, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं क्या चीज, रिलेटिंग वर्ड, यानी कि एक ऐसा शब्द जो संबंध बताए। क्या बताए? संबंध बताए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। अब मैं आपसे पूछूं मैं आपको कहां पढ़ा रहा हूं, आप कहोगे सर करियर विल ऐप पर, है ना। तो मेरा और करियर विल ऐप का संबंध हुआ, रिलेट कर दिया, अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई, दिक्कत करते ही नहीं है। फिर एक एक शब्द आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन हम किसे कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड को, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ दे, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ दे। थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था, हाँ भाई कुछ याद आया? इस देवी का नाम भाई याद आया, और इस देवता का नाम, हाँ भाई कुछ याद आया? बताओ जरा फटाफट से, दोनों को याद आया, हाँ या ना? इन दोनों के नाम कुछ कुछ बताए थे, याद है? याद है, शिकारी पड़े हो बेटे। अब अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं हाँ भाई एक चंपा एंड, और फिर मैंने आपके सामने लिखा चंपक, तो क्या हो गया भाई? चंपा और चंपक को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ने वाले शब्द को एंड, कंजंक्शन हो गया, जोड़ने वाला शब्द हो गया, है ना। अब भाई ये शब्द बहुत प्यारा है ना, ये शब्द बहुत प्यारा है। क्लास चल रही है, जैसे क्लास खत्म होगी मैं अपनी क्लास के बाहर निकलूंगा, अगर मान लो अचानक से राह में तुमसे मुलाकात हो गई, अचानक से मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, जैसे मेरी आपकी मुलाकात हुई देखते ही आप कहोगे अरे गोपाल सर क्या बात, अरे ये अरे वाली बात क्या हो गई? आप कहोगे सर ये तो मेरे दिल से अचानक आई फीलिंग है। क्या कहोगे आप इसे? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि अचानक से आई फीलिंग बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्या? अचानक से आई फीलिंग्स को कहने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्या? इंटरजेक्शन। क्या कहोगे? इंटरजेक्शन। तो मेरे सारे दोस्त पहले यहां तक की बात को अच्छे से पढ़कर आएंगे, ठीक है बेटे। आज मैंने आपकी सारी क्वेरीज को डिस्कस किया,
ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, आओ बेटा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे एग्जाम्स कवर हम करेंगे, एग्जाम्स को पढ़ने की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। उसके बाद हमने बेसिक्स तैयार करने शुरू किए हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल उन बच्चों का ध्यान रखा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन समझा है पूरी कहानी का, और ये छोटी छोटी डेफिनेशन। मेरे दोस्तों, यहाँ तक की बात को अच्छे से पढ़कर आए। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में मुस्कुराते हुए। आपकी क्लास का टाइम 7:45 रहेगा। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। फिर मुलाकात होगी और अगली क्लास में हम कहानी का लेवल उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें। लव यू ऑल।